गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जो डीपी नहीं लगाए हैं उनको फिर बोल रहे हैं डीपी लगाइए। बगैर डीपी में नहीं रखना चाहिए आपका लॉगिन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, वीडियो ऑन कर लो सब लोग। क्या हुआ डॉक्टर के पास क्यों बैठे? उसका सर वीडियो ऑन कराएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रोहित ऐसे बैठा है, पीछे से लाइट है और कैमरा मोबाइल उल्टा दिशा में रखे हुए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू कर चुके हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग की बहुत बात हो चुकी। कौन सा फाइल होता है, कौन सा ट्रांसलेटर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग आज प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने का जो कमांड है हमारे पास वो था मॉडिफाई कमांड। फाइल नेम रन कराने का था डू मतलब करो, डू एंड फाइल नेम, ये दो कमांड है प्रोग्राम का। ठीक है, प्रोग्राम में हम लोग पहला जो चीज है वो जो सीखना है हम लोग को वो है कि इनपुट कैसे लिया जाए। इनपुट हम कैसे लें यूजर से। तो उसके लिए दो कमांड दिया गया है हमारे पास, दो स्टेटमेंट दिया गया है और वो है एक्सेप्ट और इनपुट। ठीक है, एक्सेप्ट कमांड जो है वो कैरेक्टर टाइप डेटा के लिए है। कैरेक्टर टाइप डेटा के लिए, कैरेक्टर टाइप डेटा कौन सा हुआ जिसमें हम नेम हो सकता है, फादर्स नेम, एड्रेस, बैच या पिन कोड, फोन नंबर, वैसा कोई भी डेटा जो अर्थमेटिक भले डिजिट दिखता हो हमको, लेकिन हम उसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करने वाले हैं, तो सारा का सारा हमारा कैरेक्टर होगा। ठीक है, ओके। नॉर्मली हम लोग रफली पिन कोड, फोन नंबर को न्यूमेरिक ले लेते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता नहीं है। न्यूमेरिक वही डेटा होगा जिसको हमको कुछ कैलकुलेशन करना है या कुछ करना है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कमांड के साथ अब देखो, प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। प्रोग्रामिंग में 3 स्टेज होता है। पहला होता है डेटा इनपुट। डेटा इनपुट जब भी होगा वो इंटरफेस से होगा। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस को कैसे डिफाइन करोगे बताओ? यूजर इंटरफेस से क्या मतलब? कनेक्ट होना सर एक दूसरे से। सर उसके थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होना। बिल्कुल, एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। वो सॉफ्टवेयर को अगर हम मान लो एक इंसान समझे तो वो कुछ ऐसा है कि वो अगर रोबोट है तो रोबोट भी तो वैसे ही रन करता है। तो एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे सामने अपीयर होगा, बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका। तो हम बोलेंगे ऐसा करो, रोल नंबर 5 खोज के बताओ। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर तुमसे इंटरैक्ट करेगा, तुमसे डेटा लेगा, तुमको रिजल्ट देगा। ये काम तो करेगा। यही जो सॉफ्टवेयर का काम है कि हमसे इंस्ट्रक्शन पूछेगा, हमसे कुछ डेटा पूछेगा, हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे और बोलेगा। तो जो स्क्रीन हमसे वार्तालाप कर रहा है, हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसी को हम लोग यूजर इंटरफेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब सोच के देखो कि मेरे सामने ढेर सारा टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। अगर कोई फॉर्म भरते हो तो इधर लिखा रहता है नेम, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ एड्रेस, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे होता है ना? मान लो लेफ्ट वाला सब हटा दें, लेफ्ट वाला सब नेम एड्रेस सब हटा दें, खाली टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, तो किसमें क्या भरे हमको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो हमको किसमें एड्रेस भरना है, किसमें फादर्स नेम भरना है, किसमें नेम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कि हम जब इंटरफेस डिजाइन करेंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि यूजर के साथ वो कम्युनिकेशन ठीक से हो, यूजर से क्या मांगा जा रहा है यूजर को समझ में आए और यूजर जो है सही तरीके से डेटा इनपुट कर सके।
इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूजर को आपको एक प्रॉपर मैसेज देना पड़ेगा कि क्या इंटर करना है, क्या इंटर करना है, ये मैसेज देना पड़ेगा। नहीं तो हम मांगेंगे योर नेम और दे देगा फादर्स नेम, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? Yes, sir. तो इसीलिए एक्सेप्ट कमांड के साथ डबल कोट्स में वो मैसेज देते हैं जो मैसेज हम यूजर को कन्वे करना चाहते हैं। उसके बाद TO2 लिख के वेरिएबल का नाम दे देते हैं। Yes, बहुत sir. सिंपल है। जिसमें स्टोर कराना। हाँ, तो एक्सेप्ट अगर ये लाइन अगर रन करेगा एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट तो कमांडे हो गया, उसको छोड़ ही दो। डबल कोट्स में लिखे हैं क्या? इंटर नेम कोलोन साइन। अब बाद में एगो स्पेस भी दिए हैं ताकि तुम नाम जो लिखो, तो मान लो रवि लिखना है तो रवि जो है कोलोन साइन के साथ टच न कर जाए, थोड़ा सा गैप। ठीक है, तो गैप कर दिए तो वो डबल कोट्स के अंदर जो है वो मैसेज है, वो मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और Yes, उसके sir. आगे कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। जो तुम डेटा इंटर करोगे वो नेम के बाद वाला कोलोन के आगे वो लिखा जाएगा। तो कितना अच्छा लगेगा, इंटर नेम, नाम लिखोगे, लिखेगा इंटर फादर्स नेम तो तुम फादर्स नेम लिखोगे, कंफ्यूजन कोई बात ही नहीं है। इंटर बैच तो बैच लिखोगे, इंटर एज तो एज लिखोगे। तो ये तरीका है हमारा यूजर इंटरफेस। ऐसा डिजाइन करें ताकि देखा एक्सेप्ट के बाद अगर डबल कोट्स में तुम नहीं लिखते हो तभी काम करेगा। एक्सेप्ट और सीधे लिखो टू नेम, ठीक है, तो क्या होगा कि मैसेज नहीं प्रिंट करेगा, वहां ब्लिंक करता रहेगा, जो लिखेंगे वो नेम में चला जाएगा। लेकिन कैसे पता चलेगा यूजर को कि नेम करना है कि क्या करना है? मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर नेटवर्क क्योंकि प्रॉब्लम, मैसेज आवाज देना कट बहुत कट के आवश्यक आ है। रहा मैसेज देंगे तो यूजर प्रोग्राम के डिमांड के अनुसार डेटा इंटर करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक्सेप्ट के बाद जो डबल कोट से मैसेज है वो ऑप्शनल है, तुम नहीं देना चाहो तो मत दो, लेकिन नहीं देंगे तो वहां कोई मैसेज तो आएगा नहीं। जब रन करेगा प्रोग्राम तो वहां कर्सर ब्लिंक करता रहेगा और वो प्रोग्राम ये उम्मीद कर रहा है कि तुम नाम देने वाले हो, लेकिन नाम देने वाले उम्मीद तो कर रहा है, लेकिन प्रोग्राम जो था तुमको बतावे नहीं किया कि क्या इंटर करना है, इंटर नेम लिखवे नहीं किया। सर हाँ जो मन में आया वो लिख रहा है प्रोग्राम। सर जैसे एक्सेप्ट इंटर नेम के बाद लिखे हैं जो टू नेम, अगर टू नेम नहीं लिखेंगे तो क्या शो करेगा वहां पे, टू क्या नेम ब्लिंक नहीं करेगा? लिखोगे तो एरर आ जाएगा, वेरिएबल देना पड़ेगा ना। एरर आ तो जाएगा। वेरिएबल तो इसीलिए डिफाइन करना पड़ेगा ना हाँ, सर, इसीलिए किसमें कि रखना है। हम सॉफ्टवेयर को कह रहे हैं कि अमित कुमार जो इंटर करेगा उसको नेम में रख देना। अमित कुमार जो इंटर करेगा Yes, sir. कीबोर्ड से उसको नेम में रख देना, और Yes. नेम देवे नहीं किए, यस सर। नेम देवे नहीं किए, समझे? अब दूध वाला आएगा, घंटी बजाएगा, बोलेगा दूध लेके आइए, हम भगवान लेके देवे नहीं करेंगे तो कुछ ही बजेगा वो। Yes, sir. है ना? समझे? तो वही बात है, Yes, सॉफ्टवेयर को बोलेगा कि बताओ तो नेम मांग रहे हो, नेम रखने के लिए बोल रहे हो, अब भरे बोले नेम नहीं दे रहे हो, क्या समझे बूढ़ बात। तो ये वाला चीज हो जाएगा। ओके, ठीक एग्जैक्टली उसी तरह से दूसरा कमांड है एक्सेप्ट इंटर फादर्स नेम, ये भी मैसेज है, और एक वेरिएबल नेम दिए हैं एफ नेम, तो फादर्स नेम डाले, एफ नेम में सेव हो गया, बाद में Store हो प्रिंट गया। लगा के एफ नेम प्रिंट करेंगे तो फादर्स नेम प्रिंट हो जाएगा। अगर उसी एफ नेम को हमको डेटाबेस में डालना है तो रिप्लेस फादर्स नेम विद एफ नेम करेंगे तो मेरा फादर्स नेम भी डेटाबेस में चला जाएगा। फादर्स नेम। ठीक है, Yes, sir. ओके, एक्सेप्ट समझ में आ गया। इनपुट, इनपुट भी वो सही है, लेकिन एक्सेप्ट में तो हम लोग जितना कैरेक्टर टाइप था उसका काम हम लोग कर लिए थे, कैरेक्टर टाइप का काम हम कर लिए थे। इनपुट में हमको देखना था कि अदर देन कैरेक्टर जो जितना डेटा है, न्यूमेरिक है, डेट है, लॉजिकल है, एवरीथिंग, उसको कैसे हम ले, उसका डेटा एंट्री कैसे करें। तो उसके लिए फॉक्सट्रो बोला कि ठीक है, तो हम एक और कमांड आपको देते हैं इनपुट, और इनपुट सबके लिए रहेगा, इनपुट सबके लिए रहेगा। हम कोई इसको कोई कैरेक्टर टाइप नहीं, कोई डेटा टाइप नहीं बता रहे हैं, कोई डेटा टाइप हम टाइपकास्ट नहीं कर रहे हैं। आप डेटा दीजिएगा, कैसे दीजिएगा इसी तरह से फॉक्सट्रो समझ जाएगा कि आप कौन सा डेटा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इनपुट इंटर डेटा टू माई डेटा, एग्जैक्टली एक्सेप्ट जैसा। लेकिन ये माई डेटा में जो डेटा जाने वाला है वो डेटा कैरेक्टर होगा, नंबर होगा, या डेट होगा, लॉजिकल होगा, ये डिपेंड करेगा आप कैसे इंटर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम डबल कोट्स के साथ इंटर करेंगे, मान लो लिखा इंटर डेटा और हम लिखे डबल कोट्स रंजन, तो हम डबल कोट्स रंजन लिखेंगे तो हमारा वो डेटा न्यूमेरिक तो नहीं समझा जाएगा। समझा जाएगा क्या? No, sir. नहीं समझा No, जाएगा, sir. वो कैरेक्टर समझा जाएगा। तो कैरेक्टर के लिए
तीन तरह का वेरिएशन है, डबल कोट्स में दे दो, सिंगल कोट्स में दे दो, या बिग ब्रैकेट में दे दो। यस मतलब हमको डबल कोट्स हमको लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा। अगर इनपुट में डेटा है तो हमको डबल कोट्स लिखना पड़ेगा। अब ये सोच के देखो तो कि तुम्हारे सामने आया इंटर नेम और तुमको नेम लिखना है, और तुमको ये नहीं पता है कि प्रोग्रामर एक्सेप्ट से मांग रहा है कि इनपुट से मांग रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम अगर डबल कोट्स दोगे, तुम डबल कोट्स दोगे, एक्सेप्ट में होगा तो डबल कोट सहित सेव हो जाएगा। ठीक है, पैकेट दे दो सर। समझ में आ रही है बात? यस पहले इसको पूरा Yes, देख लेते sir. हैं हम लोग। पहले पूरा देखो, 500 या 500 पॉइंट समथिंग डेटा देते हैं, डबल कोट्स नहीं है, सिर्फ नंबर है, कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ नंबर है और डबल कोट्स नहीं है। इसका मतलब ये डेट टाइप होगा। न्यूमेरिक क्यों? न्यूमेरिक ना होगा सर? न्यूमेरिक होगा। न्यूमेरिक ना होगा होगा। सर। नहीं, हम चेक कर रहे थे, तुम सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से। तो न्यूमेरिक होगा, ठीक है। यस सर, अगर न्यूमेरिक होगा। यही डेटा हम कर्ली ब्रेसेस में दें, यही डेटा हम कर्ली ब्रेसेस में दें और वैलिड डेट टाइप हो, तो ये डेट हो जाएगा। यस सर। डॉट Yes, लगा के sir. टी और एफ देंगे तो लॉजिकल हो जाएगा। ये डेटा समझ में आ गया बात? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. अब सवाल ये है, यस सर। हमको नेम लेना है, हमको नेम लेना है और हम लिखते हैं एक्सेप्ट इंटर नेम, एक्सेप्ट इंटर नेम, और तुम नेम देते हो, तो वो नेम तुम कैसे दोगे? नॉर्मली हमको कहीं नेम लिखने के लिए दिया जाता है, हम डबल कोट दे के नेम लिखते हैं कि डायरेक्ट नेम लिखते हैं? डबल डबल कोट देकर सर. हम लोग डायरेक्ट नेम लिखते हैं। मान लो हम फ्लिपकार्ट पे गए, बोला एड्रेस भरिए, तो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स में डबल कोट देते हैं कि सीधे नाम लिख देते हैं? No, sir. सिर्फ नेम देते हैं. सिर्फ नेम हम लिखते लिखते हैं। हैं सर। एग्जामिनेशन फॉर्म तुम भरते हो, या तो हाथ से भरो या तो कंप्यूटर में भरो, डबल कोट्स नहीं यूज करते हम लोग। इसका मतलब कि No, वो sir. सारा का सारा यस एक्सेप्ट सर, कमांड नहीं है, करते हैं। एक्सेप्ट कमांड है। इनपुट Yes, से sir. अगर Yes, sir. कोई प्रोग्रामर इनपुट से अगर नाम मांग लिया, हम लिखे इनपुट इंटर नेम टू माय डेटा, तो हम तुम अगर सिर्फ नाम लिखोगे सुरेश, एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा। यस सर। इसके लिए कि विदाउट डबल कोट्स तुम नंबर दे सकते हो, और नंबर Yes, में sir, डिजिट only का कैरेक्टर numeric. नहीं होगा। ठीक है, यस सर। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला बात है। तो हम लोग प्रैक्टिस में Yes. क्या करते हैं कि जितना कैरेक्टर टाइप डेटा होगा, जितना कैरेक्टर टाइप डेटा होगा, वो सारे डेटा को हम लोग एक्सेप्ट से लेंगे, हम लोग इनपुट से नहीं लेंगे, सबको हम लोग एक्सेप्ट से लेंगे। सारी बात, जितना न्यूमेरिक डेटा होगा उस सारे न्यूमेरिक डेटा को हम लोग इनपुट से लेंगे, करेक्ट? यस इनपुट Yes, से ले sir. लेंगे। तीसरी बात, डेट कैसे लें? अगर हम डेट लेते हैं इनपुट से और लिखते हैं डेट ऑफ इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो कौन यूजर ऐसा है इतना इंटेलिजेंट जो फॉक्सरो जानता होगा और ये भी जानता हो कि इनपुट से लिया गया है, तो हमको डेट ऑफ बर्थ कर्ली ब्रेसेस में देना पड़ेगा? कोई तो ऐसा No, नहीं sir. डेट ऑफ बर्थ मांगे, वो डेट ऑफ बर्थ दिन महीना साल गुजरते जाएंगे वाला दे देगा। ठीक, तो हम अब क्या करें? डेट कैसे लें बताओ, ताकि यूजर का डेट हमको मिल भी जाए और यूजर को कंफ्यूजन भी नहीं हो, कर्ली ब्रेसेस का लफड़ा भी नहीं रहे। डेट टाइप वेरिएबल बना के सर. हाँ, लेकिन तुम टाइप करोगे, वो कैसे टाइप करोगे? इसका सबसे आसान तरीका है कि हम डेट को भी कैरेक्टर में लें, डेट को कैरेक्टर में ले लें, ठीक है, एक्सेप्ट कमांड Yes, से। sir. यानी कि एक्सेप्ट से। Yes, sir. हाँ, एक्सेप्ट से ले लेंगे, बगैर डबल कोट्स को दे देगा। 3/9/2020 बाद में एक फंक्शन हम लोग Yes. पढ़े थे कि कैरेक्टर डेट को डेट में कैसे बदलते हैं, फंक्शन में डेट Yes, यस sir. सर। Yes, sir. C2D। हाँ, तो हम तुमसे डेट ले लेंगे, अगर तुम सही तरीके का डेट दोगे, अगर डेट फॉर्मेट सही होगा तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे डेट वेरिएबल में, तो हमको यस डेट सर। मिल जाएगा। ठीक है, और लॉजिकल तो Yes. हमको लेना पड़ेगा ऐसे ही, जैसे इसमें तो डबल कोट्स का लफड़ा है नहीं, तो लॉजिकल डेटा जो है वो हम ले लेंगे इनपुट से। ठीक है, ये Yes, तरीका sir. हो गया इनपुट लेने का। ओके, यहां तक तो हो गया कि हम डेटा इनपुट ले लिए तुमसे,
डेटा इनपुट ले लिए, तीन तरीके प्रोग्राम में तीन स्टेज होता है। पहला डेटा इनपुट, दूसरा उस डेटा का प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट। आउटपुट अगर स्क्रीन पे देखना हो तो स्क्रीन पे देखेंगे, नहीं तो हम आउटपुट को डेटाबेस से भेजना चाहेंगे तो डेटाबेस से भेजेंगे। ये तीन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट या डेटा में आउटपुट। दो तरीके का, या तो स्क्रीन पे या तो डेटाबेस में। ठीक है, इनपुट हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रोसेसिंग में, बीच वाला सेकंड पार्ट। प्रोसेसिंग में दो मेन काम है, दो कंपोनेंट हम लोग बात करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग में बात कर लो, बड़ा से बड़ा प्रोग्रामिंग हो, छोटा छोटा प्रोग्रामिंग हो, दो कंपोनेंट है। एक तो है डिसीजन मेकिंग और दूसरा है रिपीटिशन ऑफ द वर्क, रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्क। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? हम प्रोग्राम को ये राइट्स दे रहे हैं, वो अधिकार दे रहे हैं कि वो एक किसी वैल्यू के आधार पे, किसी कंडीशन के आधार पे वो प्रोग्राम खुद डिसाइड करे कि उसको क्या करना है। वो प्रोग्राम खुद डिसाइड करे कि उसको क्या करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। जैसे मान लो हम तुमको मानते हैं कि तुम एक प्रोग्राम हो और तुमको डिसीजन मेकिंग का अधिकार दिया गया, तो तुम कॉलेज के लिए बाहर निकले, बाहर बारिश हो रहा था। ठीक है, बारिश देख के अब तुमको ये डिसाइड करना है कि तुम छाता लेके जाओगे कि नहीं जाओगे। ठीक, समझ में आ रही बात? यही है डिसीजन मेकिंग। यस सर। यही है डिसीजन मेकिंग कि हम जब जा रहे हैं तो हमको प्रोग्राम में प्रोग्रामर लिखा रहेगा कि ऐसा कंडीशन हो तो क्या आपको स्टेप लेना है, ऐसा कंडीशन हो तो क्या स्टेप लेना है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो कंडीशन दिया जाएगा, आप उस कंडीशन को एज ए प्रोग्राम, तुमको प्रोग्राम मान रहे हैं, तुम उस कंडीशन को देखोगे। उस कंडीशन के आधार पे जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया रहेगा, उस कोर्स ऑफ एक्शन में हम सिलेक्ट करेंगे कि भाई इस कंडीशन के लिए ये काम करना है हमको, ये इंस्ट्रक्शन हमको लिखा गया है। तो हम कंडीशन देखेंगे, उस कंडीशन के आधार पे चुनाव करेंगे और उस चुनाव करने के बाद हम वो काम कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो आश्रम में थे गुरुजी, अपने वो चेला को बोले कि जाओ बैगन खरीद के ले आओ। हाँ, बैगन खरीद के ले आना, देखना महंगा मत लाना, महंगा मत लाना, कल 20 रुपए दे रहा था, वो लेके आना। अब वो जो चेला था एकदम गजब प्रोग्रामिंग उसका दिमाग में सेट हो गया। इफ प्राइस बराबर 20 देन ओनली बाई। दुकाने पहुंचे, दुकान वाला बोला 15 रुपए किलो है, बोला ना लेंगे। गुरुजी 20 रुपए किलो बोले हैं। ठीक है, तो वही वाला बात हो गया कि एकदम प्रोग्राम जो है एकदम इतना आज्ञाकारी होता है, इतना आज्ञाकारी होता है कि आप जो लिखिएगा वही करेगा, उसका अपना दिमाग नहीं है। ठीक है, अगर गुरुजी ये बोले होते, अगर मान लो गुरुजी को प्रोग्रामर मान लें और उस चेला को प्रोग्राम मान लें, तो गुरुजी अगर ये बोले होते कि अगर बैगन का दाम 20 और उससे कम हो तभी लेना, तब बढ़िया रहता, कोई दिक्कत नहीं था। 15 रुपए किलो Less than equal to 20. हाँ, लेस देन इक्वल टू 20। यही हमारा कंडीशन है। एग्जैक्टली हम लोग कंडीशन ऐसा ही देंगे और उस कंडीशन पे उम्मीद करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है Run हो। वो डिसीजन ले। ठीक है, कई बार हमारे लाइफ में कोई काम एक बार में नहीं होता, कई बार करना पड़ता है, कई बार वो काम करना पड़ता है। और प्रोग्राम को भी हम लोग ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं प्रोग्राम में कि ये काम बार बार करो। बार बार करने का पीछे रीजन क्या है? मान लो हमको एक काम 10 बार कराना है, एक काम 10 बार कराना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 10 बार वही इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो हम सजा देते हैं किसी को, बोलते हैं कि उठा बैठी करो, किया, एक बार और करो, किया, और करो, और करो, ऐसे करके हम उसको करा रहे हैं 20 बार। इससे अच्छा ये नहीं रहता कि हम उसको बोलते 20 बार उठा बैठी करो। यस सर, एक ही बार। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन में काम चल जाता है मेरा। सेम काम बार बार करना है, तो हम तुमको बता देंगे कि भाई ये काम इतना बार करना है, तुमको करना पड़ेगा। लाइफ में हम लोग के डेली जीवन में ऐसा बहुत सारा काम है जो एक अटेम्प्ट में नहीं होता है। हमको कांटी ठोकना है फोटो टांगने के लिए, तो क्या एक हथौड़ा मार के ठोक देंगे?
नहीं सर। सर, हमको ठाक ठाक ठोकना पड़ेगा। और जब तक ये मारना है, जब तक कब तक ठोकना पड़ेगा? जब तक हमको जब तक रिक्वायर्ड नहीं मात्रा सर, में वो कांटी दीवार बाहर में नहीं ना लग दिखे। जाए। जब जब तक तक रिक्वायर्ड जगह पे न जाए। पूरा पूरा धंसा देंगे तो फोटो कैसे टंगाएगा? तो हमको देखना पड़ेगा ना कि कितना हमको बाहर चाहिए, कितना Yes, सर sir. कांटी कितना बाहर जगह चाहिए? चाहिए हमको देखना पड़ेगा। अब तो कहने का मतलब लगाता ही ये नहीं है उसमें वाला। हाँ? अब तो सर कांटे का जमाना गया सर, तो डायरेक्ट चिपका दिया जाता है सर। अरे भाई कांटे ठोकना। अरे अगर होगा तब यार, उदाहरण दे रहे हैं। विष्णु एग्जाम्पल है बे। विष्णु, अभी तुम ज्वाइन किए हो? नहीं सर, बहुत पहले से मैं हूँ। हाँ, तो हम लोग ये फोटो नहीं टांग रहे हैं बाबू, हमें बोलने का फोटो मौका पोस्टर नहीं मिलता है टांग रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग सीख हमको रहे लगा सर कि कांटे विष्णु ठोकना सोच लिए सर कि सही फोटो टांग रहे हैं। हैं। इसीलिए बोले कि तुम लगता है लेट से आए हो, समझे? अब मान लो तुम खाना बना रहे हो, ठीक है? तो क्या हम खाना में कलछी और छोलनी डाल के चलाते नहीं रहते हैं जब तक पक नहीं जाता है? जी Yes, जी sir. सर। करते हैं। ऐसा बहुत सारा काम है कि हमको बार बार वो रिपीट करना पड़ता है। कब तक? जब तक एक खास कंडीशन में हमारा प्रोग्राम ना पहुंच जाए। जब तक वो कंडीशन मेट नहीं हो तब तक हमको उसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। इसमें बहुत सारा काम हो सकता है। इसमें हमको कोई चीज प्रिंट करना हो सकता है, कोई चीज हमको काउंट करना पड़ सकता है, ठीक है? कोई चीज काउंट करना पड़ सकता है। किसी चीज को हम तब तक करें जब तक ये ना हो जाए, तो ये हम उसको बोलते हैं लूपिंग। लूपिंग मतलब कि एक तार ले, इसका ऐसे उठाए और ऐसे जोड़ दें, उसका स्टार्ट और एंड जोड़ देंगे तो लूप हो जाएगा। मतलब लूप हो जाएगा तो ये राउंड राउंड चलता रहेगा इसी पे, ठीक है? ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। लेकिन अगर इस लूप को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होगा कि प्रोग्राम तो क्या है, बहुत आज्ञाकारी है। उसको हम बोल दें कि लूप करते रहो तो वो कुत्ता को नहीं दिखाता अपना पूंछ पकड़ के राउंड राउंड घूमते रहता है पूंछ पकड़ने के चक्कर में। देखे हो? नहीं सर। तो देखें सर। कुत्ता को पूंछ दिखाई दिया अपना, तो उसको लगा कि कुछ और है, घूम के पकड़ना चाहा, तो घूमा तो पूछवा भी घूम गया। तो पूंछ को पकड़ने के लिए वो पूंछ का पीछा कर रहा है। अब वो क्या रहा है कि इसी जगह पे वो राउंड 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 नच रहा है। तो हमारा लूप भी वैसा ही हो जाएगा अगर हम उसको ये ना बताएं कि तुमको लूप कब तक चलाना है। लूप Yes, sir. कब तक चलाना है ना बताएं तो जब तक कुत्ता को नहीं फॉरएवर बताएंगे, चलता रहेगा। उसका पूछा है। यस सर, तो प्रोग्राम पे लूप सुनो, फॉरएवर चलता रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट Yes, लूप। sir. इन्फिनाइट लूप। Infinite. तो हम लोग लूप डिजाइन करेंगे तो हमको इन्फिनाइट लूप से बचना है। इन्फिनाइट लूप करोगे तो प्रोग्राम तुम्हारा कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कभी बाहर नहीं आएगा। अब जब प्रोग्राम इतना ज्यादा रिसोर्स यूज करने लगेगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा अरे ये कौन है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब वो उसको शट डाउन करेगा, उसको वो खत्म करता है, वो अलग बात है। तो हमको दो चीज सीखना है। अगर डिसीजन मेकिंग और लूपिंग, ये दो चीज अगर तुम समझ गए तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये बीच वाला पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट प्रोसेसिंग वाला, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डिसीजन मेकिंग और लूपिंग ही है। ठीक है? Yes, sir. अब डिसीजन मेकिंग के बारे में समझते हैं। कैसे डिसीजन मेकिंग होगा? इफ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इफ का मतलब हिंदी में क्या होता है? अगर यदि 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 या अगर। यदि सर, यदि। हाँ, यदि या अगर। ठीक है? अगर हाँ, इफ। तो हम लोग अगर मान लो हमको बताना पड़े, तुमको कुछ हमको काम बताना है कुछ कंडीशन बेसिस पे, तो हम यही बताएंगे कि अगर बैगन का दाम 20 रुपए है तो खरीद लेना। अगर लगाए, कंडीशन का मतलब अगर। बोलते हैं ज्यादा कंडीशन वाला आदमी कोई होता है तो बोलते हैं ना अगर मगर मत क्या करो यार, जो बोले कर दिया करो, है ना? तो अगर का मतलब यदि या अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब कि हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, कुछ शर्त लगा रहे हैं। ठीक? यहाँ भी हम लोग इफ यूज करेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो। हमको इफ का मतलब तुरंत समझ में आ जाता है कि क्या होता है इफ का मतलब, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो तरीका क्या है डिसीजन मेकिंग का? इन रन टाइम
We need to select one course of action. In runtime, sometime we need to select one course of action among two or more. दो से ज्यादा है, उसमें से कोई एक काम सिलेक्ट करना है. जैसे अगर बारिश हो रही हो तो छाता ले लेना, पिताजी बोलते थे. ठीक है, देखो हम कॉलेज जाते समय देख लेना बेटा, बारिश होता होगा तो छाता लेके जाना, भीग के मत जाना. तो अगर बारिश हो रहा हो तो छाता ले जाना, ये एक कंडीशन था. और उस कंडीशन में कंडीशन के साथ कोर्स ऑफ एक्शन भी बताया गया था हमको. कोर्स ऑफ एक्शन भी हमको बताया गया था कि अगर बारिश हो रहा हो तो छाता ले जाना. अगर मतलब इफ, ओके, इफ के साथ अगर बारिश हो रही हो, अगर के साथ बारिश हो रही हो कंडीशन, देन कैरी अम्ब्रेला, मतलब वो कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, यही काम हम लोग प्रोग्राम में भी करते हैं. इफ के साथ ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, और कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट हमारा, ये स्टेटमेंट इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट, वो सारा का सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन. कब? जब वो कंडीशन ट्रू होगा तब. अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो इफ जो है अपने अंदर का इफ ब्लॉक के अंदर का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूशन नहीं करने देगा. प्रोग्राम को बोलेगा प्रोग्राम कंडीशन फॉल्स है, तुम जाओ इंड इफ के नीचे. तो यहां से इंड इस इफ का इंड इफ ये है, इंड इफ के नीचे वाला स्टेटमेंट से रन करेगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तब. ठीक, इंड इफ क्यों लिखा गया है? इंड इफ इसलिए लिखा गया है कि इफ के बाद कंडीशन अगर हमारा ट्रू होता है तो कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो हमको एग्जीक्यूट कराना है, कैसे पता चलेगा? मान लो इंड इफ नहीं रहता तो इफ के नीचे वाला सारा का सारा स्टेटमेंट रन करना पड़ता हमको. तो ब्लॉक करना पड़ेगा ना कि भाई अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो यही वाला 5 स्टेटमेंट करना है. हो सकता है एक ही स्टेटमेंट करना हो. इफ स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू है तो एक स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट रन कर दीजिए. तो हमको बाउंड्री बनाना पड़ता है इफ का बाउंड्री, सीमा रेखा बनाना पड़ता है कि इफ कंडीशन का ये बाउंड्री वाला है, इसी अगर ट्रू होगा तो इतना ही कंडीशन, इतना ही स्टेटमेंट रन कराना है. तो उस बाउंड्री का स्टार्ट होता है इफ स्टेटमेंट से और उस बाउंड्री का एंड होता है इंड से, इंड इफ से. ठीक है, इंड इफ. अब देखो एक चीज और ध्यान दो, इफ कंडीशन यहाँ है इफ, और सारा स्टेटमेंट हम लोग थोड़ा सा दबा के लिखे हैं, थोड़ा सा हम लोग इंडेंट बढ़ा के लिखे हैं और इंड इफ इसी लाइन में लिखे हैं. ठीक है, तो हम लोग जब कंडीशन लेंगे, इफ यूज करेंगे या इवन हम लोग लूप भी यूज करेंगे, तो इस बात का बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम जब इफ और इंड इफ बाउंड्री बताएंगे, देखते हो ना बाउंड्री में घर जो बनता है छोटा सा, बाउंड्री के बाद थोड़ा जगह छोड़ के बनता है ना जी शहर में, है ना? बाउंड्री के ऊपर से तो दीवार रूम का नहीं खड़ा किया जाता है. नहीं सर. ठीक है, शहर में तो नियम है, बहुत टाइट नियम है कि बाउंड्री के बाद आपको कुछ जगह छोड़ना है, 3 फीट या कुछ है. एग्जैक्टली हम लोग भी वही कर रहे हैं. इफ का बाउंड्री, उसके अंदर स्टेटमेंट को बाउंड्री से थोड़ा सा इंडेंट बढ़ा के छोड़ेंगे, लिखेंगे. अगर हम इसके बराबर लिख देते क्या हो जाएगा? एरर देगा? एरर नहीं देगा, एरर नहीं देगा. इफ और इंड इफ के बीच में अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंडेंट आप नहीं दिए हैं, तभी एरर नहीं देगा. पाइथन में एरर देगा, यहाँ नहीं देगा. ठीक है, लेकिन तब क्यों लगाते हैं? इसको बोलते हैं कि तुम्हारा लिखा हुआ प्रोग्राम अगर हमको चेक करना है, समझ में आया. अगर इंडेंट रहेगा तो रीडेबिलिटी बढ़ जाता है प्रोग्राम का. गुड प्रोग्राम जो होता है, गुड प्रोग्राम का एक खासियत है कि वो रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है. रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है. एक अच्छे पैटर्न में प्रोग्राम लिखा रहेगा तो उस प्रोग्राम को जो मेंटेन करने वाला है, उसको जो बाद में करेक्ट करने वाला है, एक 2 टीम होता है ना, एक तो डेवलपर होता है, एक वो मेंटेनेंस टीम अलग होता है ना. तो मेंटेनेंस टीम जो है उस प्रोग्राम को देखेगा. मान लो क्लाइंट बोला कि हमारे प्रोग्राम में थोड़ा चेंज चाहिए, तो चेंज चाहिए तो ठीक है, मेंटेनेंस टीम को बोला गया कि भाई क्लाइंट से देखो क्या मेंटेनेंस चाहिए, तो बोला कि प्रोग्राम में थोड़ा चेंज चाहिए, तो बनाया था टीम ए. ठीक है, अब टीम बी उसको मेंटेनेंस कर रहा है, तो टीम बी क्या करेगा? प्रोग्राम को खोलेगा और खोलने के बाद तो तुम्हारा काम करेगा. तो टीम बी को समझ में आना चाहिए क्या लिखे हो, इसीलिए हम लोग
वो जो टाइटल का बात करते हैं या फिर इंडेंटेशन का बात जो करते हैं, ये प्रोग्राम को रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही है बात मेरी? Yes, sir. ठीक है। यस सर। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो उठा के उसको फेंक देगा कहाँ? इंडेफ के नीचे, बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के बाहर, है ना? Direct. बट सर रन एक भी नहीं मिलता। कहाँ रन? बाउंड्री के बाहर जाने के बाद। अच्छा ओके, वाह। मिलेगा, रन भी मिलेगा। अब देखो इसी चीज को एग्जाम्पल के रूप में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया है। इनपुट इंटर योर एज, इनपुट यूज किए हैं, ठीक है, टू एज। तुम एज दिए, कुछ भी एज दिए होंगे, लेट अस सपोज तुम दिए 25, 25 पे तो नहीं हो तुम लोग जी, कम हो ना, ठीक है, मान दिए 20, तो एज में क्या स्टोर हुआ? 20। अब हम Yes. देखते हैं इफ एज, वही वाला एज जिसमें 20 स्टोर है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, तो ये स्टेटमेंट जो है, ये इफ के बाद वाला, ये इवैल्यूएट करेगा फॉक्सट्रो ट्रू और फॉल्स के रूप में, ट्रू और Yes. फॉल्स के रूप में लिखेगा एज बराबर 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, 20 ग्रेटर देन 18। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? True, sir. ट्रू है सर। ट्रू है। अच्छा, True. ट्रू हो गया, 18 साल हो या उससे अधिक हो। हाँ 20 बड़ा है 18 से, स्टेटमेंट एकदम Yes, ट्रू sir. है। तो इफ जाने दिया, है ना, इफ जाने दिया कि जाओ, जो स्टेटमेंट करो। लिखा हुआ है वो तुम रन करा सकते हो। तो फॉक्सट्रो अंदर घुसेगा, प्रिंट कमांड देखा, उसके बाद ये पूरा का पूरा टेक्स्ट देखा डबल कोट्स में, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्या करेगा? Voting. स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, उसको you are प्रिंट कर eligible देगा। for voting। वोटिंग। और यहाँ पे वो बाउंड्री खत्म हो गया। मतलब इफ के नीचे वाला जो स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा, उसको इस इफ से कोई मतलब नहीं है। इस इफ का बाउंड्री यहीं तक है जिसके अंदर एक स्टेटमेंट है। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट रन करेगा, उसके बाद इफ खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ? Yes, sir. क्लियर है? सर, गुड। अगर एज के पास हम 15 देंगे तो एलिजिबल नहीं है, तो इंडिफ के नीचे क्या स्टेटमेंट देगा? एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं। अब इसको दूसरे तरीके से सोचो, लिखे इंटर योर एज, तुम दिए 15, तुम दिए 15, फिर हम यहाँ पे आएंगे, फॉक्सट्रो फिर इस कंडीशन को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा। 15 एज की जगह पे 15 ग्रेटर देन 18 इवैल्यूएट करेगा तो आएगा फॉल्स। 15 18 से बड़ा या छोटा, बड़ा या बराबर नहीं है। जब फॉल्स आएगा तो इफ क्या करेगा कि प्रोग्राम काउंटर जो था, मतलब प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट रन करने वाला था, उसको अंदर नहीं जाने देगा, उसको बाहर, बाउंड्री के बाहर फेंक देगा। तो यहाँ से सीधे जंप करेगा और इंडिफ के नीचे आके जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा, हमको नहीं पता क्या लिखा रहेगा, जो लिखा रहेगा यहाँ से वो रन कराना शुरू करेगा। मतलब यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग प्रिंट नहीं होगा। क्लियर है? यदि हम नीचे लिख देंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग तो वो प्रिंट कर देगा। हाँ इंडिफ के नीचे यदि हम लिख देंगे स्टेटमेंट की नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो उसको प्रिंट कर देगा। वैसा नहीं लिखेंगे। क्यों? कि मान लो तुम 20 दिए थे, तो 20 बड़ा था तो ये काम हुआ, और जब लिख दिए यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, उसका इंडिफ खत्म हो गया। उसके बाद अगर यहाँ लिखा रहेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो एज 20 रहेगा तब भी प्रिंट करेगा, एज 15 रहेगा तब भी प्रिंट करेगा। इंडिफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो सबके लिए है, वो सबके लिए, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। हाँ बोलो सर, कोई कंडीशन सर क्यू बेसिक में जैसे इंडिफ, इफ और इंडिफ का जो यूज होता है उसमें एल्स पार्ट आता है, तो इसमें एग्जैक्टली यहाँ भी आएगा। डोंट वरी, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, वैसा है। यहाँ भी आएगा। अरे पहले साइकिल हाफ पेंडल चलाना सीखेंगे तब ना फुल पेंडल चलाएंगे। यस सर, हम आधा सीखे। डायरेक्ट चलाना सीखने लगे। ओके, तुमने प्रोग्रामिंग किए हो, इसलिए अच्छा बात है। यस मेरा बात तो समझ में आ गया। तो अभी तो समझ में आ गया कि कंडीशन दिए
कंडीशन यस ट्रू है तो ये काम कर देना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये कह रहे थे कि इनडेफ के नीचे जो स्टेटमेंट रहेगा उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, तो हर कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा। 18 रहेगा, 18 से ज्यादा रहेगा तब भी, और 18 से कम रहेगा तब भी। तो हम वैसा काम नहीं करेंगे जैसा भी नीरज बोल रहा था कि नीचे लिख देंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल। पता चला कि 20 वाले में यू आर एलिजिबल प्रिंट करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल प्रिंट करेगा। आदमी सोचेगा कि साला हम एलिजिबल है कि नहीं है पता नहीं चल रहा है। सॉरी, यहाँ तक बात समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब हम एल्स वाली बात करेंगे। बोलो। रिज्वाइन करेंगे सर? हाँ ठीक है ना, मेरे बाद 15 से क्लास है ना, 12:30 से होगा। यस सर, यस यस सर। हाँ देख लेना, फ्लो में अगर टाइम का अंदाज नहीं मिले तो बताना तुम लोग, ठीक है ना। नहीं साढ़े अभी है अब देखो एक बात ये है कि हम ये तो तुमको बता रहे थे इसमें ये कंडीशन हो ट्रू हो तो ये काम करो, और ये कंडीशन फॉल्स हो तब क्या करो ये नहीं बता रहे थे, है ना, ये बात नहीं बता रहे थे। तो हमारे प्रोग्रामिंग जो है उसमें दोनों व्यवस्था किया गया है। एक तो ये व्यवस्था किया गया है कि अगर आप कंडीशन ट्रू होता है तो आप ये काम करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है मतलब फॉल्स हो जाता है तो ये वाला काम कीजिएगा, ये वाला काम कीजिएगा। तो उस चीज को कंडीशन फॉल्स वाला जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग एल्स पार्ट में लिखते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन स्टेटमेंट रिमोट कंट्रोल, क्या कर रहे हो सौरभ? ओके ये काम हो गया। तो अगर मान इल्स लो, वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए तो सर। हाँ कौन वाला? इल्स इल्स। हाँ अभी तो स्टार्टिंग की वही। एल्स में क्या है कि अगर मान लो, सब लोग म्यूट करके रखो। रोहित प्लीज म्यूट। 55 हाँ म्यूट कर दो, नीरज म्यूट कर दो, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम तुमको ये बोले कि तुम अगर ऐसा कंडीशन होगा वो काम करना, नहीं तो ये काम कर देना, ठीक है। अगर बैगन 20 रुपए से कम होगा तो 1 किलो लेना, 20 रुपए से ज्यादा होगा तो आधे किलो लेना, महंगा सामान कम लेना चाहिए, ठीक है। तो म्यूट करके रखो ना, किसका ऑन है? आवाज आ रहा है उधर से। विवेक सर। कार्तिक का ऑन है, विवेक का ऑन है, सब लोग म्यूट करो। हाँ ठीक है। ओके तो दो बात हो गया, कंडीशन ट्रू तो ये, कंडीशन फॉल्स तो ये। कंडीशन ट्रू तो हम जानते हैं, कंडीशन ट्रू एल्स वाला हटा दो तो कंडीशन ट्रू वाला है, फॉल्स में कुछ नहीं करना है हमको, फॉल्स में कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर फॉल्स में लिखना चाहते हैं तो एल्स लिखेंगे। एल्स का मतलब ही होता है, इंग्लिश के एल्स का मतलब होता है नहीं तो क्या करना है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस पार्ट, नहीं तो एग्जीक्यूट दिस पार्ट। सिंपल सा मतलब हिंदी में, एल्स का मतलब नहीं तो, बगैर उसके, ठीक है। तो अगर हम पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट को हिंदी में पढ़ें तो कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कराइए, नहीं तो मतलब एल्स, नहीं तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराइए, और यहाँ बाउंड्री बंद कर दिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है बात सबको? यस सर। यस सर। अब उसी चीज को, ये जो प्रोग्राम लिखे थे वोटिंग वाला, इसमें हम लोग एल्स पार्ट जोड़ रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, इनपुट इंटर योर एज टू एज, तो एज में एज आ गया तुम्हारा, तुम दिए थे एज 15, एज 15, तो हम आए इस कंडीशन पे 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या? 15 18 से बड़ा तो नहीं है, फॉल्स।
ओके तो तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि जैसे ही लिखे 15 ग्रेटर इक्वल टू 18, तो 15 ग्रेटर 18 हुआ तो ये कंडीशन हमारा मेट नहीं हुआ, मतलब फॉल्स हो गया। इफ के साथ जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो पहले इफ इंडिफ के नीचे भेज दे रहा था, कंडीशन ट्रू होगा तभी तुम इफ का स्टेटमेंट रन करा सकते हो, कंडीशन फॉल्स होगा तो हम तुमको अंदर घुसने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही एल्स है तो इफ बोला कि भाई कंडीशन तो तुम्हारा फॉल्स हो रहा है, इफ का कंडीशन तुम रन नहीं करा सकते हो, लेकिन तुम एल्स का कंडीशन तुमको रन कराना है, तो उस प्रोग्राम काउंटर को वो एल्स वाले पार्ट में भेजेगा। कब? जब कंडीशन फॉल्स होगा। सिंपल तरीके से समझो कि अगर इफ का कंडीशन ट्रू है तो इफ का बॉडी रन करेगा, अगर फॉल्स है तो एल्स का बॉडी रन करेगा। क्लियर? यस सर। अब Yes, sir. 15 वाले केस में क्या होगा? 15 वाले केस में फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो क्या रन करेगा? इफ का बॉडी या एल्स का बॉडी? एल्स का बॉडी। एल्स का बॉडी दिखेगा। यू आर नॉट 15 साल के हो, Yes, नहीं हो एलिजिबल। अब एक सवाल, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इफ का बॉडी भी रन कर जाए किसी कंडीशन पे और एल्स भी रन कर जाए, दोनों एक साथ रन कर जाए? नो सर, नहीं No. हो सकता है सर। नो नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा, ये No, sir. कभी नहीं Yes, sir. होगा। जब रन करेगा तो कोई एक ही रन करेगा, एक ही करेगा। Yes, sir. कोई एक ही रन करेगा। अगर इफ रन करता है एल्स नहीं करेगा, तो एल्स और नहीं। एल्स करेगा तो इफ नहीं करेगा, Yes, है sir. ना? Yes, sir. ओके, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इस पे बहुत सारा प्रोग्राम हम तुम लोग से बनवाएंगे, ठीक है? और इसके बाद नेस्टेड इफ की बात आएगी। तो अगर तुम लोग नेस्टेड इफ के बारे में अगर तुम लोग अवेयर हो तो हम लोग बात करेंगे नेस्टेड इफ, और इसी को इफ एल्स लैडर ही बोलते हैं। का बात ऐसा है, इसको ऐसे समझो कि एक कंडीशन पे हम यहाँ पे किसी कंडीशन पे एक कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे थे ना, कि कंडीशन ऐसा होगा Yes, तो sir. हम ये वाला काम करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंडीशन के ट्रू होने पे हम डिसीजन लेने के कंडीशन में नहीं है, हमको एक और कंडीशन देखना है? दोनों कंडीशन ऐसा हो सकता है। यस सर। बिल्कुल। Yes, sir. जैसे बारिश 3 हो रही है नंबर को तो अगर बड़ा दिखाना है। बारिश हो रही है तो छाता लेके जाना है, बहुत बढ़िया। लेकिन बारिश के साथ आंधी भी आ रहा है तो छाता तो उलट जाएगा, यस सर। हमको उस समय रेनकोट निकालना पड़ेगा, ठीक है? Yes, Yes, sir. दो कंडीशन है, एक तो बारिश हो रही है, इफ इट इज रेनिंग देन कैरी अम्ब्रेला, ये स्टेटमेंट ये था। बट इफ इट इज रेनिंग, उसके नीचे हम लिख रहे हैं इफ इट इज स्ट्रॉन्ग, इफ देयर इज ए स्ट्रॉन्ग, तब उसके अंदर कंडीशन लिखे हैं हम लोग कि वियर रेनकोट एल्स कैरी अम्ब्रेला। समझ में आ रहा है कि हम Yes, एक sir. से ज्यादा Yes, sir. हमको कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करने के लिए एक से ज्यादा कंडीशन पे डिपेंड होना पड़ सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन पे हम अपना एक्शन लें संभव नहीं है, एक से ज्यादा हो सकता है। तो एक से ज्यादा होगा तब हम उसको इफ के अंदर दूसरा इफ लगाएंगे, इफ के अंदर दूसरा इफ लगाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड मतलब, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, पक्षी का घोंसला। और पक्षी के घोंसला को कभी तुम देखे होगे Yes, कि sir. एक तिनका दूसरे तिनका तिनका के के अंदर अंदर तिनका। बहुत अच्छा से वो अच्छा से Minimum. मतलब फंसाया रहता है, मतलब बहुत अच्छा से बुना रहता है, ठीक है? Yes. इफ के अंदर इफ, उसके अंदर इफ, उसके अंदर एल्स, उसके अंदर इफ, इतना बढ़िया से उसको हम बनाते हैं कि उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है? एक के अंदर दूसरा। वैसे नेस्टेड है वो हम लोग आम बोलचाल के भाषा में इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग कुछ बर्तन खरीदने जाते हैं तो अगर 6 कटोरा मिल रहा है और 6 कटोरा एक के अंदर दूसरा हम डाल के रख सकते हैं,
तो हमको स्टोरेज में जगह कम लगेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि हमको बाउल चाहिए, बाउल चाहिए जो नेस्टेड हो। नेस्टेड हो, अगर मान लो 6 कटोरा है और 6 कटोरा को हम एक के अंदर एक नहीं डाल सकते हैं, तो 6 कटोरा को 6 जगह रखना पड़ेगा, जगह ज्यादा होगा स्टोरेज में, ठीक है। यस तो अगर एक के अंदर दूसरा कटोरा या एक गिलास के अंदर दूसरा गिलास अगर हम फंसा पा रहे हैं, रख पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ये हमारा नेस्टेड है, ठीक है। एग्जैक्टली वहां यहाँ भी वही मतलब होता है नेस्टेड का। यहाँ देखो बहुत सिंपल, इफ कंडीशन नंबर 1 है कुछ, वो हम स्टेटमेंट हम कर रहे हैं, इस कंडीशन नंबर के ट्रू होने पे स्टेटमेंट 1 का एग्जीक्यूशन होगा। स्टेटमेंट 1 का एग्जीक्यूशन करा दिए, अब उसके बाद इसी इफ का बॉडी में एक दूसरा कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 रन करेगा, अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो स्टेटमेंट 3 रन करेगा, ठीक है। इस इफ को इस इंडिफ के साथ जोड़ो और ये देखो इस इफ के साथ ये इंडेंट बढ़ा हुआ है, इस इफ के साथ ये स्टेटमेंट का इंडेंट भी बढ़ा हुआ है, समझ रहे हो। इफ का जो बॉडी होगा वो एक टैब दबा के तब लिखेंगे या 2 स्पेस के बाद लिखेंगे। तो ये यहां से देखो, यहां से नीचे दब गया, यहां से फिर नीचे दब गया, यहां से नीचे दब गया, तो ऐसे दबता चला जाएगा, यही होगा तो ऐसा इफ दबता चला जाएगा। ये जब तुम गौर से देखोगे ना तो तुमको सीढ़ी जैसा नजर आएगा, ये सीढ़ी जैसा नजर आएगा, इसीलिए इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं और इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। इफ एल्स लैडर भी बोलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नेस्टेड इफ पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम तुमको कुछ प्रैक्टिस कराना चाहेंगे एक बार इफ एल्स पे, उसके बाद हम तुमको बात करेंगे। तो कुछ प्रोग्राम नोट कर लो तुम लोग, जैसे यूजर से एक नंबर लेना है, ऑड इवन प्रिंट करना है। यूजर से एक नंबर मांगना है, इंटर अ नंबर देगा, कैसे लेंगे? इनपुट से, ठीक। और तुमको बताना है कि ये नंबर जो इंटर किया गया है वो ऑड है या इवन है। दूसरा सवाल, यूजर से तुमको मांगना है ईयर, यूजर से तुमको ईयर मांगना है और अब तुमको ये बताना है कि वो ईयर जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है। क्लियर? एक सवाल और कोशिश करना, हो सकता है सबसे ना बने, कि एक कैरेक्टर अल्फाबेट मांगना है यूजर से और तुमको ये बताना है कि ये अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। ये 3 प्रोग्राम कोशिश करना, सब कोशिश करना, बने नहीं बने इससे मतलब नहीं है। थर्ड को अगेन कीजिए। एक कैरेक्टर मांगना है, इंटर अ कैरेक्टर, इंटर अल्फाबेट, एक ABCD A से Z तक, बड़ा हो या छोटा उसे मतलब नहीं है। और हमको बताना है कि द कैरेक्टर द अल्फाबेट यू एंटर्ड इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक। ये 3 सवाल हैं, ये तुम लोग कोशिश करना, क्योंकि हम बता देते हैं अभी, लेकिन तुम लोग KBC में बनाए होगे, एक बार बना के देखो। सर ये थर्ड नंबर तो नेस्टेड इफ पर बनेगा? नहीं, हम नेस्टेड इफ में कोई क्वेश्चन नहीं, नेस्टेड इफ यूज नहीं करना है। देखो एक लाइन नीचे लिखा हुआ है, वी कैन कंबाइन मोर कंडीशन विद एंड एंड और, इसीलिए कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला जो है, कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला है, उसको अभी सब मत बनाना, पहला दोनों सब बनाओगे, तीसरा वाला जिसे बनेगा बनेगा, जिसे नहीं बनेगा उसको हम बताएंगे, ठीक है। कोशिश करके बन जाएगा, बट नेस्टेड इफ लगा यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, अगर तुमको लगता है कि नेस्टेड जरूरी है तो कर सकते हैं हम लोग। ओके सर। ओके सर, ठीक है, नेस्टेड इफ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम 2 कंडीशन की बात कर रहे हैं, यस सर। ऑड और इवन, ऑड और इवन, तो हमको ये, और सॉरी नेस्टेड इफ नहीं, इफ और एल्स में कब बन जाएगा सर, नेस्टेड Yes, नहीं। sir. कॉन्सोनेंट वाला जो तुमको लग रहा हो कि ए आई ओ सबसे चेक करना है, उसका एक तरीका ये है कि हम एंड और से कंडीशन को सर, कर हाँ, सकते वो हैं, उस तरह से भी कर सकते चेंज हैं, कर सकते हैं, तो एक ही इफ से बन जाएगा, ऑपरेटर लगा के। हाँ नेस्टेड का जगह यूज नहीं करना पड़ेगा हमको, ठीक है। यस सर। तो टाइम तो हो गया है, अगर अटेंडेंस हो गया हो तो हम बंद करें। सौरभ से पूछ लीजिए। थैंक यू सर। सौरभ, अटेंडेंस लिया। यस सर।
Should I finish the class? Hello. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome all. Welcome all.